हम्म। हम आज जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो सच में किसी के भी दिमाग के तार झंझोड़ने के लिए काफी है। हमारे पास एक ऐसी शख्सियत के विचारों का स्रोत है जिसने आधुनिक दुनिया को एक नई रफ्तार दी थी। हाँ, एक बिल्कुल नई दिशा दे दी थी उन्होंने। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 1922 में आई किताब माई लाइफ एंड वर्क की। इसे हेनरी फोर्ड ने सैमुअल क्रॉथर के साथ मिलकर लिखा था। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, क्योंकि देखिए आज का हमारा मकसद सिर्फ कारों या फैक्ट्रीज के बारे में बात करना नहीं है। सही कहा। ये किसी हिस्ट्री क्लास जैसा नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली। हम फोर्ड के उन विचारों को समझने वाले हैं जो काम, पैसा और समाज के बारे में उनका एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। सुनने वालों को यहाँ ऐसे आहा मोमेंट्स मिलेंगे जो उन्हें किसी भी मीटिंग या बातचीत में एक नया पर्सपेक्टिव देंगे, बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। ये किताब सच में एक गोल्ड माइन है। अक्सर जब लोग हेनरी फोर्ड का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ मॉडल टी गाड़ी आती है या फिर मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, वही असेंबली लाइन वगैरह। वही तो। लेकिन इन पन्नों को पढ़ने के बाद एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, मतलब उनका दिमाग एक आदर्शवादी फिलॉसफर की तरह काम करता था। उनका लक्ष्य सिर्फ गाड़ियां बेचकर प्रॉफिट कमाना कभी था ही नहीं। अरे वाह! तो उनका असल लक्ष्य क्या था? उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि इंसानी मेहनत को कैसे बचाया जाए और एक सोसाइटी के तौर पर बेहतर सर्विस कैसे दी जाए। उनकी सोच अपने वक्त से इतनी आगे थी कि आज के टेक फाउंडर्स भी उनके इस 1922 के विजन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। और इस सब की शुरुआत होती है उनके बचपन से। खेती से लेकर घड़ियों तक का उनका सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। फोर्ड का दिमाग बचपन से ही बिल्कुल अलग ढंग से चलता था। उन्हें खेती के काम में होने वाली मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, उन्होंने इस बारे में काफी डिटेल में बताया है। उनका साफ मानना था कि खेती में बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी बिना किसी लॉजिक के बर्बाद होती है। एक आम बच्चा शायद खेती से बचने के लिए कोई और काम ढूंढता, लेकिन उन्होंने उस मेहनत को ही खत्म करने का सपना देख लिया। सही कहा। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो करीब 12 साल के थे। उन्होंने डिट्रॉइट के पास एक रोड इंजन देखा। एक रोड इंजन? हाँ। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा जो खेती के बोझ से परेशान है, वो अचानक एक स्टीम इंजन को देखता है जो घोड़े के बिना चल रहा था। वो इंजन खेती के कामों के लिए बनाया गया था। उस एक घटना ने उनके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर छाप दी जिसने आगे चलकर पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखी। उन्हें तभी समझ आ गया था कि मांस और खून की मेहनत को स्टील और मोटर्स पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सच में हैरान करने वाला है। और उनका ये लगाव सिर्फ बड़ी मशीनों तक लिमिटेड नहीं था। उनका घड़ियों के प्रति लगाव भी बहुत कुछ कहता है। जब वो 13 साल के थे, उन्होंने पहली बार एक घड़ी ठीक कर ली थी। लेकिन जो किस्सा मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगा, वो उनकी एक खास घड़ी का डिजाइन था। वो डबल डायल वाली घड़ी ना? हाँ, एग्जैक्टली। उस दौर में स्टैंडर्ड रेलवे टाइम और लोकल टाइम अलग अलग हुआ करते थे। लोग वक्त को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। तो फोर्ड ने एक ऐसी घड़ी बना डाली जिसमें 2 डायल थे, एक लोकल टाइम के लिए और एक रेलवे टाइम के लिए। एकदम सिंपल सॉल्यूशन। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने कैलकुलेशन कर ली थी कि वो ऐसी एक घड़ी सिर्फ 30 सेंट्स में बना सकते हैं और उसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अचानक वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। पर क्यों? ये तो बहुत बढ़िया आइडिया था। क्योंकि उनका मानना था कि घड़ी कोई यूनिवर्सल नेसेसिटी नहीं है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना हर इंसान का काम रुक जाए। अच्छा। इस छोटी सी घटना से उनका माइंडसेट क्लियर होता है। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मशीनें नहीं बनाना चाहते थे। उनका मिशन सिर्फ उन चीजों पर काम करना था जो बड़े पैमाने पर इंसान की मेहनत को कम करें। अगर प्रोडक्ट हर किसी के काम का नहीं है तो वो उसे बनाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम वजन और बर्बादी के खिलाफ उनकी जंग को देखते हैं। फोर्ड को बेवजह वजन से कितनी नफरत थी, ये उनके सोचने के तरीके से साफ झलकता है। उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया है इस स्रोत में। कोचमैन वाली बात। हाँ, वही। उन्होंने लिखा कि एक कोचमैन जो घोड़ा गाड़ी चलाता है, उसकी टोपी पर लगी कलगी का आखिर क्या फायदा है? वो सिर्फ दिखावे के लिए है और एक तरह से बेवजह का वजन है। उनका दिमाग हर उस चीज को तुरंत रिजेक्ट कर देता था जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था। इनका तर्क बड़ा क्लियर था। उन्होंने लिखा है कि भारी होने का मतलब मजबूत होना बिल्कुल नहीं होता। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक पतले और मोटे आदमी की दौड़ का एग्जाम्पल दिया, जिसमें मोटा आदमी जल्दी थक जाता है।
वैसे ही उन्होंने गाड़ियों में इस बेवजह भारीपन को डेड वेट फैट का नाम दिया। डेड वेट फैट, ये टर्म आज भी इंजीनियरिंग में काफी रेलेवेंट है। बिल्कुल। उनका कहना था कि अगर गाड़ी में एक्स्ट्रा वजन होगा तो वो सिर्फ स्पीड को कम करेगा और एनर्जी बर्बाद करेगा। उन्हें इस बात पर बड़ा तज्जुब होता था कि गाड़ियां बनाते वक्त लोग वजन बढ़ाने पर क्यों जोर देते हैं, जबकि गाड़ी का काम तो स्मूथ चलना है ना कि किसी टैंक की तरह हेवी होना। आज की डेट में जब हम मॉडर्न ईवीज को देखते हैं जो बैटरीज की वजह से इतनी हेवी होती जा रही हैं, तो लगता है फोर्ड अगर आज होते तो इस ट्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और उनकी ये कैलकुलेशन सिर्फ मेटल तक नहीं थी, उन्होंने यहाँ तक कैलकुलेट किया था कि उस वक्त फोर्ड गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी में लगभग 30 पाउंड पानी होता था। सोचिए, एक इंसान मटेरियल्स के बारे में इस हद तक डीपली सोच रहा है। 30 पाउंड पानी सिर्फ लकड़ी में? हाँ, उनके हिसाब से ये 30 पाउंड पानी पूरी तरह से वेस्ट था और डेड वेट था। इसलिए वो हमेशा ऐसी बेहतर सामग्री की खोज में रहते थे जो स्ट्रांग भी हो और लाइट वेट भी, जैसे कि उन्होंने आगे चलकर वेनाडियम स्टील का इस्तेमाल शुरू किया था। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उनका ये नजरिया सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर्स तक सीमित नहीं था। खेती को लेकर भी उनकी सोच बिल्कुल ऐसी ही कैलकुलेशंस पर आधारित थी। फोर्ड का मानना था कि एक आम किसान अपनी एनर्जी का 95% हिस्सा बिल्कुल बर्बाद करता है। 95%? वो कैसे? स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया कि किसानों को किसान की तरह नहीं बल्कि फार्म पर इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचना चाहिए। एक उद्योगपति जो टाइम, मटेरियल और एनर्जी की बर्बादी से सख्त नफरत करता हो। जब एक किसान इस इंडस्ट्रियल माइंडसेट को अपनाएगा तभी खेती असल में प्रॉफिटेबल हो सकती है। ये सच में कमाल की बात है कि उनकी नज़र लगातार हर उस छोटी डिटेल पर थी जहां मेहनत और वक्त बर्बाद हो रहा हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक ऐसे हिस्से की तरफ जो स्रोत में मौजूद है पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हम स्ट्रिक्टली 1922 के फोर्ड के माइंडसेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्रोत में दिया गया है। बिना किसी पक्ष या विपक्ष के हम किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम सिर्फ इस किताब में लिखे उनके विचारों को जैसा का तैसा रिपोर्ट करना है। एग्जैक्टली। तो स्रोत बताता है कि फोर्ड के राजनीति और समाज पर अपने कुछ कड़े विचार थे, जैसे कि रिफॉर्मर्स या सुधारवादियों पर उनकी टिप्पणी बड़ी ब्रूटल थी। उनका मानना था कि रिफॉर्मर्स का काम सिर्फ चीजों को तोड़ना होता है, उन्हें सुधारना नहीं। उनका एक बड़ा ही अनोखा और एक्सट्रीम उदाहरण था कि एक सुधारवादी वैसा इंसान है जो अगर देखे कि उसकी शर्ट का बटन छेद में नहीं जा रहा है तो वो छेद को बड़ा करने का सलूशन नहीं निकालेगा, बल्कि गुस्से में आकर पूरी शर्ट फाड़ देगा। हाँ, पूरी शर्ट फाड़ देगा। ये उनके प्रैग्मेटिज्म का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। वो प्योरली एग्जीक्यूशन और बिल्डिंग पर फोकस करते थे, डिस्ट्रक्शन पर नहीं। इसके आगे उन्होंने अपने इस तर्क को उस वक्त की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना से जोड़ा, जो थी रशिया में बोल्शेविज्म और सोवियत रिपब्लिक का उभरना। उस पर उनका क्या कहना था? फोर्ड ने लिखा कि रशिया ने एक बिल्कुल नया सिस्टम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो सिस्टम इसलिए बुरी तरह फेल हुआ क्योंकि उसने नेचर यानी प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर मजदूरों और उनके हकूक को निकाल दिया। फोर्ड के अपने शब्दों में, नेचर ने सोवियत रिपब्लिक को वीटो कर दिया था। नेचर ने वीटो कर दिया, बड़ी स्ट्रांग लाइन है। हाँ, वहाँ लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे फोर्ड आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी मानते थे। उनका साफ कहना था कि उस असफलता के बाद मजबूरन उन्हीं इंजीनियर्स और एक्सपीरियंस लोगों को सिस्टम में वापस लाना पड़ा जिन्हें रेवोल्यूशन के नाम पर पहले बाहर निकाल दिया गया था। इसके अलावा फोर्ड का इक्वालिटी या सामाजिक बराबरी पर भी एक बिल्कुल ही अलग स्टैंड था, जिसे हम आज के नजरिए से देखें तो काफी पोलराइजिंग लग सकता है। स्रोत के मुताबिक वो इस बात को पूरी तरह नकारते थे कि सभी इंसान बराबर होते हैं। अच्छा, वो बराबरी में नहीं मानते थे? नहीं, उनका कहना था कि ये मानना कि सब बराबर हैं एक तरह से प्रोग्रेस को रोकने वाली सोच है। उनके अनुसार जिन लोगों में बड़ी एबिलिटी या क्षमता होती है वो समाज में गिनती में कम होते हैं, लेकिन यही वो मुट्ठी भर लोग हैं जो छोटी क्षमता वाले लोगों को एक बेहतर जिंदगी और काम करने के बेहतर तरीके देते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री की गाड़ियों का रेफरेंस दिया। कैसा रेफरेंस? उन्होंने कहा कि दो बिल्कुल एक जैसी फोर्ड गाड़ियां जो फैक्ट्री से एक साथ बिल्कुल सेम पार्ट्स के साथ निकली हों, अगर उन्हें दो अलग अलग लोग चलाएं तो कुछ ही वक्त में उनका परफॉर्मेंस, आवाज और चलने का ढंग अलग हो जाएगा। ड्राइवर का इनपुट सब बदल देता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि उस दौर में एक इंडस्ट्रियलिस्ट समाज को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता था। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं था कि सबकी एबिलिटी को एक कॉमन मिनिमम लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया जाए,
बल्कि वो मानते थे कि अनएक्सेप्शनली टैलेंटेड लोगों को आगे आने का रास्ता मिलना चाहिए जो बेहतर नेता और बिल्डर्स बन सकते हैं। वो स्ट्रांगली इस बात पर विश्वास करते थे कि इंसान को उसकी सर्विस और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ना कि किसी आर्टिफिशियल इक्वालिटी के नाम पर। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम उनके बिजनेस ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी पर आएं, तो फोर्ड के हिसाब से बिजनेस का एंड गोल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। उनका मानना था कि जो बिजनेस सिर्फ पैसा चाहता है वो नेचुरली डरपोक होता है। डरपोक? वो किस सेंस में? उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी उन लोगों के बारे में जो सिर्फ रीफाइनेंसिंग में लगे रहते हैं, यानी बार बार नया कैपिटल जुटाना, नए इन्वेस्टर्स ढूंढना। फोर्ड के मुताबिक ये असल में कोई बिजनेस नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने खराब मैनेजमेंट और फ्लॉड बिजनेस मॉडल को थोड़े और दिन जिंदा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैपिटल इंजेक्शन कभी भी बैड प्रोडक्ट का सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। वो क्लियरली मानते थे कि फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा रूल कम दाम में मटेरियल खरीदना और हाई मार्जिन पर बेचना नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की बुनियाद सर्विस होनी चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में बहुत साफ लफ्जों में लिखा है कि एक सेल बिजनेस का अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप गाड़ी बिकने के बाद शुरू होती है। और इस पर उन्होंने पार्ट्स का जो उदाहरण दिया वो आजकल की मॉडर्न टेक कंपनीज को ध्यान से सुनना चाहिए। उनका कहना था कि अगर एक कस्टमर ने उनकी गाड़ी खरीदी और वो खराब हो जाती है और कंपनी उसको ठीक करने के लिए इजीली पार्ट्स अवेलेबल नहीं करवाती या उन पुर्जों के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, तो ये सिर्फ एक बैड बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक कस्टमर के साथ ओपन धोखा है। एग्जैक्टली। फोर्ड का मानना था कि प्रॉफिट आपके अच्छे काम और सर्विस का नेचुरल बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर सर्विस टॉप नॉच है तो पैसा अपने आप आएगा। उनका लॉन्ग टर्म विजन ये था कि गाड़ी ऐसी बने जो कभी खराब ना हो, और अगर हो तो उसे ठीक करना सबसे आसान और सस्ता हो। और इसी ट्रू सर्विस को डिलीवर करने के लिए उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी जो आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में गायब होती जा रही है, और वो है उनका कमाल का धैर्य, यानी पेशेंस। हाँ, जहां तक मुझे याद है उन्हें काफी साल लगे थे। उसके डिजाइन पर काम किया 12 साल। बाप रे, 12 साल सिर्फ एक गाड़ी के डिजाइन पर। हाँ, और वो सिर्फ गाड़ी का लुक डिजाइन नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से रोज ऑप्टिमाइज कर रहे थे। उनका मानना था कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आगे चलकर डिजाइन चेंजेस की जरूरत ही ना पड़े, बस उसे फैक्ट्री में बनाने का तरीका हर रोज सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट होता चला जाए। एक बार डिजाइन लॉक हो गया तो पूरी एनर्जी स्केल और कॉस्ट रिडक्शन पर जानी चाहिए। इस एग्जैक्ट पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने श्रोता में 1000 का बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। एक छिजल यानी छीनी का। हाँ, वो धार वाला उदाहरण, राइट? वही। उन्होंने कहा कि एक छेनी चाहे कितने भी प्रीमियम महंगे स्टील की बनी हो, चाहे उसकी बॉडी को कितने ही परफेक्ट तरीके से शेप किया गया हो, अगर उसका कटिंग एज, उसकी आगे की धार तेज नहीं है तो उस पे पीछे से लगाया गया बड़ा से बड़ा हथौड़ा भी बिल्कुल बेकार है। वो सिर्फ शोर मचाएगा पर कुछ काट नहीं पाएगा। ये उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी की समरी है। इस उदाहरण में जो धार है वो ग्राहक तक पहुंचने वाली सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर वो धार कुंड है, तो फैक्ट्री की ताकत, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या फालतू का एक्सटर्नल कैपिटल जो कि पीछे से लगने वाले हथौड़े जैसा है, वो किसी काम नहीं आएगा। सही कहा, हथौड़ा खुद ब खुद चोट कर लेगा अगर आगे की धार परफेक्ट होगी। पर एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है इस कहानी में। अपनी इस धार को, अपने इस परफेक्ट प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए कभी कभी उन्हें ऐसे रास्ते भी चुनने पड़े जो उन्हें पर्सनल लेवल पर बिल्कुल पसंद नहीं थे। रेसिंग कार्स का किस्सा इसका सबसे बड़ा सबूत है। रेसिंग कार्स? पर उन्हें तो यूटिलिटी पसंद थी ना? वही तो पॉइंट है। फोर्ड को पर्सनली गाड़ी की स्पीड से ज्यादा उसकी यूटिलिटी, रिलायबिलिटी और मजबूती पसंद थी। लेकिन उस वक्त मार्केट का मूड कुछ और ही था। जनता और मीडिया सिर्फ और सिर्फ स्पीड देखना चाहती थी। हाँ, लोगों को लगता था गाड़ी बनी ही रेस करने के लिए है। बिल्कुल। इसलिए लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने अपने असूलों को थोड़ा साइड रखा और टॉम कुबर के साथ मिलकर 1999 और एरो जैसी रेसिंग कार्स डिजाइन की। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। वो गाड़ियां अपने दौर के हिसाब से किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। 1999 में 4 बड़े सिलेंडर्स थे और वो 80 हॉर्स पावर जेनरेट करती थी। उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये अनइमेजिनेबल था। उस गाड़ी का शोर ही इतना ज्यादा था कि आम इंसान डर के मारे पीछे हट जाए, और उसे चलाना अपने आप में जान जोखिम में डालने जैसा था। पर वो सक्सेसफुल रही, राइट? बहुत सक्सेसफुल रही। उन्होंने ट्रैक पर सबको पीछे छोड़ दिया,
लेकिन फोर्ड ने ये रेसेस इसलिए नहीं जीती क्योंकि उन्हें रेसिंग एंथुजियास्ट बनना था। उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि पब्लिक का उनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज पर एक पक्का भरोसा बन सके। ये एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। एक बार जब उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि वो सबसे फास्ट और पावरफुल गाड़ी बना सकते हैं, तब जाकर लोगों ने उनकी असली बात सुननी शुरू की। और उनकी असली बात क्या थी? एक सस्ती, टिकाऊ और आम इंसान के लिए बनाई गई गाड़ी। ये किस्सा अपने आप में एक मास्टर क्लास है। मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, जो चीज़ अटेंशन ग्रैब करती है उसे डिलीवर करना और फिर उस अटेंशन को अपने असल विजन और मिशन की तरफ डाइवर्ट कर लेना। हेनरी फोर्ड का दिमाग वाकई में एक अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि हेनरी फोर्ड की सफलता कोई रातों रात आई किस्मत का खेल नहीं थी। उनके पास अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस फिलॉसफी को लेकर एक ऐसी क्लैरिटी थी जो उन्हें अपने दौर के बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग करती है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े टेकअवेज को समेटें तो सीखने लायक सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि ट्रू सक्सेस बेवजह की जल्दबाजी या सिर्फ मार्केट से जल्दी पैसा निकालने के लालच से नहीं आती। ये आती है लंबे समय तक किसी चीज को बेहतर और एफिशिएंट बनाने की जिद से। जैसे उन्हें 12 साल लग गए एक मॉडल टी को परफेक्ट करने में। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात आम लोगों को ट्रूली सर्व करने को अपने प्रॉफिट से ऊपर रखने से। फोर्ड के लिए बिजनेस का कोर पर्पस सिर्फ बैलेंस शीट बड़ी करना नहीं था, बल्कि मास प्रोडक्शन के जरिए एक ऐसी यूटिलिटी क्रिएट करना था जो आम इंसान की डेली लाइफ में मेहनत को कम करे और समाज का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठाए। जब हम 1922 के इन विचारों को पीछे छोड़कर आज की मॉडर्न टेक दुनिया में वापस आते हैं तो एक बड़ा ही मजेदार और डीपली सोचने पर मजबूर करने वाला कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। कैसा कॉन्ट्रास्ट? देखिए, आजकल की टेक और स्टार्टअप दुनिया में जहां मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स का कल्चर डोमिनेंट है, जहां अक्सर आधी अधूरी मोबाइल ऐप्स या बेटा स्टेज प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार दिए जाते हैं और फिर उन्हें कस्टमर्स की शिकायतों के बाद अपडेट किया जाता है, वहां अगर हेनरी फोर्ड आज मौजूद होते तो उनका रिएक्शन क्या होता? ये सोचकर ही अजीब लगता है ना? वो इंसान जिसने अपनी गाड़ी को परफेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट को मार्केट में फाइनल उतारने से पहले 12 साल तक उसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को रिफाइन किया, वो इस मॉडर्न स्टार्टअप कल्चर और इस कांस्टेंट अपडेट लूप को किस नजर से देखते हैं? मुझे नहीं लगता वो इस जल्दबाजी को जरा भी पसंद करते। शायद नहीं करते। पर क्या आज का हाइपर फास्ट डिजिटल एनवायरनमेंट उन्हें अपना ये 12 साल वाला नजरिया बदलने पर मजबूर कर देता? या वो आज भी अपनी उस आदर्शवादी सोच पर अड़े रहते कि जब तक प्रोडक्ट फ्लॉलेस और सबके काम का ना हो उसे रिलीज करना फेलियर है? ये वाकई एक बेहद पावरफुल सोचने वाली बात है जो बिजनेस के इन बेसिक फंडामेंटल्स पर एक नया पर्सपेक्टिव देती है। सुनने वालों को हम इस पर खुद सोचने के लिए छोड़ देते हैं। ये जानकारी किसी भी मॉडर्न बिल्डर या थिंकर के लिए बहुत जरूरी है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।